हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। देखो, कल हमने ये पढ़ा था, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, कल हमने ये पढ़ा था, ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा क्या था। देखो, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा सरसरी निगाहें इस पे हम डाल लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था, देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पे एक आपको सर्किट दिखाया था, ये सर्किट आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर्किट है। बढ़िया इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा बीच में गैप है ना, मैंने क्या किया, इसमें अलग अलग मटेरियल्स के तार को इसके अंदर डाला, फिर चेक किया कि ये जो अमीटर है वो रीडिंग कितना बता रहा है। ठीक है, तो एक बार मैंने नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया, सॉरी एक मिनट। हाँ, एक बार मैंने नाइक्रोम का तार इस पे इस्तेमाल किया था। ठीक है, ब्लैक पेन आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा बीच में गैप है ना, एक बार मैंने इसमें नाइक्रोम का वायर प्लेस किया तो मैंने देखा ये जो अमीटर था मेरा, ये कुछ और रीडिंग बता रहा था। और दोबारा मैंने इस बल्ब को रिप्लेस किया तो मैंने फिर देखा कि इसमें जो अमीटर था ना वो कुछ और रीडिंग बता रहा था। और जब मैंने टॉर्च का बल्ब जो है उसको रिप्लेस किया, यहाँ पे मतलब डाला, तो फिर मैंने देखा कि जो अमीटर है वो कुछ और ही रीडिंग बता रहा था। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो आपका परिपथ होता है, वो कितना करंट कंज्यूम करेगा ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। ठीक है, वो नाइक्रोम है, बल्ब है, टॉर्च बल्ब है, या फिर किस चीज का मटेरियल वो बना हुआ है। ठीक है, वो जो बीच में आपका कनेक्शन पावर बनाएगा वो किस चीज का बना हुआ है, मतलब उसके गुण पे डिपेंड करेगा कि वो कितना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो मेरा बच्चा अगला टॉपिक है, ठीक है, इसी में हमने पढ़ा था। उसके बाद देखो ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो हमने देखा। जैसे मान लो आपने बीच में नाइक्रोम का वायर इसके अंदर रिप्लेस किया, ठीक है, ध्यान से समझो कंसेप्ट के साथ। तो हुआ क्या कि जो आपका करंट है, अब देखो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, बहुत सिंपल, क्या बताया था सर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं I की डेफिनेशन लिखूं तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहां पे जो I है बच्चा ना, वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो V के ऊपर डिपेंडेंट है और एक R के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो R होता है बच्चा ना, वो इन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। कौन कौन सा, जो तार की लंबाई है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी लंबाई हो गई। उसके बाद ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारा तार है बच्चा उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, पदार्थ की जो प्रकृति है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है बच्चा, ये इनडायरेक्टली करंट को अफेक्टेड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप देखो आर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आर है ना, कंडक्टर, प्रतिरोध के ऊपर डिपेंडेंट है। और प्रतिरोध की वजह, और जो प्रतिरोध है वो निर्धारित करता है कि किसी परिपथ में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखा। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो जो कंडक्टर होता है उसकी लंबाई पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखो आपकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रतिरोध है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था ना मैंने, यहाँ पे देखो अनुप्रस्थ काट है तो इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रतिरोध होता है वो किसके 1/a, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों को कंबाइंड कर दिया। जब बच्चा दोनों को मैंने कंबाइंड किया तो मेरे को ये मिल गया, R प्रोपोर्शनल टू L/a मिल गया। ठीक है, अब मैंने इसके बीच में इक्वल टू का जब साइन डाला तो मेरे को एक ये कांस्टेंट मिल गया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। किसी भी मटेरियल का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है उसको किस साइन से नोटिफाई करते हैं, रो से नोटिफाई करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद देखो हिंदी में इसको आनुपातिकता का स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है बच्चा ना, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिरोधकता या फिर विद्युत प्रतिरोधकता या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर ना, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं एसआई यूनिट। अब देखो जो रेजिस्टिविटी हमने अभी भी पढ़ी है वो क्या है, उसका जो एसआई मात्रक है या फिर एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं। ओके, अब ये क्या होता है जो रो होता है बच्चा ना, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी पदार्थ की खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे आप अगर
कॉपर का वायर लोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी वो कुछ और होगी। आप अल्युमिनियम का लोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी वो कुछ और होगी। अगर आप कोई भी मतलब तरह तरह की कोई भी मटेरियल आप ले लो तो उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सबका अपना अलग अलग होगी। और अलग अलग होने की वजह से उसके अंदर जो बच्चा धारा प्रवाहित होगी ना वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ओके। तो इसका मात्रक आप याद कर लेना, मतलब दिमाग में रखना, याद क्या करना है, बहुत सिंपल है, ओम मीटर, ये इसका साइन मैंने बना दिया है। ठीक है, यह पदार्थ की प्राकृतिक गुण होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो हमारे पास देखो पहले हम एलॉय पढ़ते हैं, और जो एलॉय होता है आपको पता है कई सारे धातुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, जो एलॉय होता है वो कई सारे मेटल से मिलके बना होता है। तो मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा आपके घर में हीटर यूज होता है, आपके घर में टोस्टर यूज होता है, आपके घर में आयरन यूज होता है। तो वो ये सब कैसे डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो हीट करते हैं या फिर हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं जो एलॉय होता है बच्चा ना, उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है विद कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल मेटल्स। ठीक है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूट घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो एलॉय होता है बच्चा ना, उसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। यही रीजन होता है कि इनका यूज हम हीटिंग डिवाइसेस के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से देखो, बड़ा आसान है। जैसे मान लो आपके घर में हीटर यूज होता है, बहुत कॉमन सी चीज है, ये सबके घर में मिल जाएगा। तो उसमें आपने देखा होगा गोल गोल नाइक्रोम के तार लगे होते हैं। ठीक है, आपको पता है जो नाइक्रोम का वायर होता है वो क्या होता है, स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेना। जो नाइक्रोम का वायर होता है बच्चा, ये क्या है, ये एक एलॉय है। ठीक है, क्या है बच्चा, ये एलॉय है। और आपको पता है ये किससे किससे मिलकर बना है, देखो निकिल से बना है, क्रोमियम से बना है, मैग्नीज से बना है। ठीक है, तो इन धातुओं से मिलके ये बना है। तो अगर कोई पूछे कि नाइक्रोम का इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी ज्यादा है या फिर निकिल का ज्यादा है, ठीक है, निकिल का भी तो होगा ना कुछ, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर ये जो नाइक्रोम है ना इसका ज्यादा होगा, क्योंकि जो निकिल है ना वो एक कंपोनेंट है नाइक्रोम का। और हमने पढ़ रखा है कि जो एलॉय होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो विद कंपेयर टू हाई होती है उनके खुद के कंपोनेंट से। समझ में आता है? तो इसीलिए जो बड़े बड़े हीटिंग डिवाइसेस बनते हैं उनमें हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं, एलॉयज मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आता है? ओके, तो अब देखो यहाँ पे धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक है, ये किसके रेंज में होती है, ये देखो 10⁻⁻n ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में होती है। पता है ये जो रेंज है बच्चा ना ये बहुत कम है। यही रीजन है कि इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो कम होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप रोड पे जाओगे ब्रेकर कम होंगे तो आपकी स्पीड बहुत तगड़ी वाली मेंटेन रहेगी। इसी तरह वायर में अगर रेजिस्टिविटी कम है, मतलब ब्रेक कम है, सॉरी ब्रेकर कम है, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा ना वो बहुत तेजी से फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के इस चीज को समझ सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो धातु और मिश्र धातु का जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चा ना वो इस रेंज में होती है जो कि बहुत कम है। यही रीजन है कि इनमें जो है करंट जो होता है वो फ्लो हो जाता है। अच्छा, अब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, कुचालक की बात करते हैं। ठीक है, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है ना बच्चा वो 10⁻12 ओम मीटर और 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होता है। अब आप खुद देख लो ना कितना ज्यादा है, सोच के देखो कितना ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, रोड है उस पर जो ब्रेकर है वो ज्यादा है, तो उस पर जो करंट फ्लो होगा ना वो क्या करेगा, अरे धीरे धीरे फ्लो होगा। बाइक आप धीरे धीरे चलाओगे, क्यों, देखो डिसबैलेंस हो जाएगी बाइक ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो धीरे होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल में इन्होंने डाला है रबर और ग्लास और भी बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, आप उसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो नोट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एडवांस बनाती हैं। अब देखो ये जो चीज है ना बच्चा, ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इन फ्यूचर आप लोग कंपटीशन में जाओगे, ठीक है, तो कंपटीशन में क्या होता है, वो लोग वो वाले क्वेश्चन डालते हैं जो सबको नहीं पता होते, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनको लगता है कि यार ये बंदा इस चीज को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो लोग उसी चीज को उठा के डालते हैं। अब देखो जो चीजें अभी तक मैंने बताई वो तो कॉमन थी, वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो ऐसे बनी होती है, ठीक है, उनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है ना उनको भी एक बार, मैं नहीं कहता कि एकदम उस पर लग जाओ, एक बार सरसरी निगाहों से उसकी नॉलेज हमें थोड़ी सी लेनी चाहिए, इससे हमारा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर।
ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं होगा, बट इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, हमारा मोटिव जो है उसको कंप्लीट करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखो, आप सब लोगों ने एक ड्रीम लिया है कि हमें पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बनना है, कुछ पाना है, आपके मन में जो भी ड्रीम हो, तो उनको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप चल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी पदार्थ का बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। हमने दो चीज पढ़ा, एक तो प्रतिरोध पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ी। अब मैं आपको बताऊं ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर बच्चा टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है या बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या होते हैं, बदल या कम या ज्यादा हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं ये बात हमें अभी नहीं पढ़नी है, बट हमें बस इतना जानना है कि टेम्परेचर जो है वो इनको क्या करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सम पॉइंट। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता आमतौर पर इसके घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है। सो दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स। बता दिया मैंने ना। ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे इन्होंने उसका एप्लीकेशन बताया है कि मिश्र धातु जो होते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा आप गर्म करोगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आसानी से नहीं जलते। क्यों? क्योंकि उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, और इसी कारण से क्या होता है, बेसिकली जो एलॉयज होते हैं उन्हीं का यूज करके हम क्या क्या बनाते हैं, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन बनाते हैं, टोस्टर बनाते हैं, ठीक है, हीटर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है ना, हो गया क्लीन, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर्स अल्युमिनियम। अब देखो आपके घर में बहुत सारे तार होंगे, ठीक है, आप कभी आपने सोचा है कि यार ये तार मेरे किस मेटल्स के बने हैं, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो जनरली वो जो मेटल्स होते हैं बच्चा ना, वो कॉपर या अल्युमिनियम होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों यूज होता है, इसका भी रीजन है। तो यहाँ पे जो कॉपर अल्युमिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं कि जो एनर्जी होती है उसके हाई ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में क्या करते हैं, अपना हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। अब जैसे ये सीन आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, ट्रेन में सफर किया है ना, हाँ, तो ट्रेन में क्या होता है, मैं तो ट्रेन में जाता हूँ ना, तो मैं यही सब चीजें नोटिस करता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देखने में। बड़े बड़े तार ऊपर से गए होते हैं, ठीक है, कभी कभी तो मैं उसके नीचे से गया हूँ तो उसमें से एक हल्की सी आवाज भी आती हूँ करके। ठीक है, तो नोटिस करो आप, तो ये जो बच्चा तार है ना, ये किसके बने होते हैं, बेसिकली कॉपर या अल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, और किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विद्युत संचरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, तो अब उसको अगर हमें यूपी में लाना है या फिर उत्तराखंड में लाना है या फिर साउथ में लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम इन बड़े बड़े ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो है इनका यूज़ करते हैं और इनके थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लीन हुआ होगा। ठीक है, 2 बार हो गया, अच्छा कोई नहीं। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की मैं बात कर रहा था अभी, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि 10⁻⁻8 दिस बताया था ना। अब यहाँ पे कुछ आपको वो दिए गए हैं, कुछ मेटल्स दिए गए हैं, या फिर आप कंडक्टर बोल सकते हो। इनका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या दिया गया है बच्चा, उनका रेजिस्टिविटी का वैल्यू दी गई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है ऑन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का देखो रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। कम है, कम लग रहा है ना, देखो -8 चढ़ा हुआ है भैया, कम है। इसका मतलब सिल्वर में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो सकती है या फिर फ्लो कर सकती है। ओके, अब देखो यहां से आप एक चीज जज कर सकते हो, इस टेबल को आप अगर देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो सकता है, किसमें आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होएगी, ठीक है, उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होएगी उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को लगता है इसका जो टेबल होता है ना वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, देख लो, निकल हो गया, जिंक हो गया, टंगस्टन हो गया, कैल्शियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, ग्लास का देखो इतना ज़्यादा हो गया, रबर का इतना हो गया, ईयर का इतना हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो किसमें करंट फ्लो हो सकता है और किसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो हमारा एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये लोग देते हैं
क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, अब देखो सोचो कि इसमें दिया क्या गया है, देखो कितना करंट फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम कंबाइंड करके आप पढ़ो। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा खींचेगा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा करंट है, जो बल्ब है मेरा वो किस पे सेटअप है, 220 वोल्ट पे सेटअप है। मतलब यहाँ पे जो V की वैल्यू है वोल्ट, वो कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट 1200, तो उस जो बल्ब लगा हुआ है उसमें जो फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चा 1200 है। मतलब R इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1200 ओम दिया गया है। अच्छा, पूछ क्या रहा है, हाउ मच करंट, कितना करंट ये लेगा। तो आप बताओ कौन सा रूल लगा दूं। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ओम्स लॉ लगा दो ना। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, I निकालना है, तो I को लिख सकता हूं मैं V अपॉन R, और V की वैल्यू बच्चा कितना है 220 है, और R की वैल्यू कितना है 1200 है, या फिर 1200 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये देखो 2 11 हो गया, 2 6 12 हो गया, अब इसको 11/60 आ गया। ठीक है, अब इसको चाहे डिवाइड करके आप निकाल लो, तो ये जो आपका वैल्यू है आई का वो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये किस में होगा बच्चा, एम्पियर में होगा। ठीक है, क्योंकि करंट का जो मेजरमेंट होता है या यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं। अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं इसको पहले मिटा दूं, इरेज कर दूं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉप फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। बस सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर वही इन्होंने V की वैल्यू कितनी दी गई 220 वोल्ट दी है, और R की वैल्यू कितनी दी गई 100 दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, I फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर का यूज करके अपना फाइंड आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना इसको। ठीक है, आंसर निकालना आप और कमेंट करना, मुझे देखूंगा मैं आंसर कौन कौन देता है मेरे को। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला एग्जांपल है बच्चा, अब देखो ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं सारे कराऊंगा एक एक करके, बस आप समझो। ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज लो बच्चा। ठीक है, ऐसा नहीं रट रहे हो। ठीक है, समझो सोचो, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। अब देखो, अब जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आनी चाहिए। क्या, मैं बताता हूं। देखो एक विद्युत हीटर, तो दिमाग में एक हीटर आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो, मैं बता रहा हूं आपको, करने का तरीका बता रहा हूं बच्चा। ठीक है, दिमाग में एक हीटर आ गया। ठीक है, स्रोत, अब कहीं ना कहीं से ये क्या हो रहा होगा, कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगा, क्योंकि जो विद्युत हीटर है ये इलेक्ट्रिसिटी से मतलब एक एनर्जी लेगा ना कहीं से करंट लेगा ना, तो वो क्या होता है बच्चा, ये किसी ना किसी करंट से यहाँ पे जुड़ा होगा। अच्छा, तो ये जो है कितना धारा लेता है बच्चा, 4 एम्पियर की धारा लेता है। मतलब इसमें जो है, जो आई की वैल्यू है वो कितना है 4 एम्पियर है। ठीक है, सोचो, देखो दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो अब इनके बीच जो बच्चा विभवांतर है ना, वो कितना है 60 वोल्ट है। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी दी गई है 60 वोल्ट दी गई है। ओके, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट होगा। देखो ये तो पहली कंडीशन हो गई कि विद्युत हीटर है मेरा। ठीक है, मेरा क्या है, ये हीटर है एक, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना 60 वोल्ट है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं यहां से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये जो इसमें तार लगे हुए हैं इनका R कितना होगा, मतलब इनका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ओम का रूल मैं लगा दूं, बिल्कुल लगा दो सर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यहाँ पे 60 दी गई है। ठीक है, और I की वैल्यू 4 दी गई है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 4 2 गए 15 ओम आ गया। मतलब इसमें जो बच्चा नाइक्रोम जो भी वायर लगा हुआ है, कौन सा वायर है मुझे नहीं पता, इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो कितना है 15 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें कि जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या करें वो 120 वोल्ट कर दें। मतलब मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया, और आपको पता आर जो होगा वो तो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना किसी भी मटेरियल का। तो आर की वैल्यू कितनी हमने निकाली 15 ओम निकाली। पूछ रहा है कि अब जब 120 वोल्ट हो जाएगा तब कितना उसमें करंट फ्लो होगा, तो यहां से आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन। तो ऐसे करा जाता है। ठीक है,
तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। अरे यार 1 मिनट। चलो कोई नहीं, कितना निकाला था भूल गया मैं चलो देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला था, आर की वैल्यू निकाला था V इक्वल टू आई आर, तो V मेरा 60 था, 60/4 हो गया, और 15 ओम निकाला था ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो R की वैल्यू कितना है बच्चा, 15 ओम है, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा वोल्ट है वो कितना है बच्चा, 120 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो I की वैल्यू कैसे, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है बच्चा, 120/15, यही है ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 5 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सो यहाँ पे जो 8 एम्पियर आ गया वो मेरा क्या आ गया। जब हीटर के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर 120 वोल्ट होगा, तो उस हीटर में जो मेरी करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, 8 एम्पियर की करंट फ्लो मेरा होगा उसमें, ठीक है ना, है ना आसान। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन अगला है, देखो किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैद्युत प्रतिरोध है 26 ओम है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। आप देखो जिसको इंग्लिश समझ में आती हो इंग्लिश पढ़ लेगा, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी पढ़ लेगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, मैं समझा दूंगा, बाईलैंग्वेज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो देखो अब रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट अ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, मतलब एक वायर है आपका, अब दिमाग में क्या आपके छप जाना चाहिए, एक वायर छप जाना चाहिए, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है बच्चा, 1 मीटर है, ठीक है। ये वायर है मेरा, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो कितना, 26 ओम है, ध्यान से समझना, ठीक है। इफ द डाया ऑफ वायर इज 0.3 mm। अब इसका जो डाया है, डाया क्या होता है, डाया मतलब डी, ठीक है। तो डी कितना है, डायमीटर मतलब त्रिज्या, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें आएगा ना उसकी त्रिज्या बोल रहा है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है बच्चा बताओ, त्रिज्या नहीं होता, ये त्रिज्या का डबल होता है डाया, ठीक है। हाँ, तो डी मेरा कितना दिया गया बच्चा, 0.3 दिया गया है, ठीक है। तो 0.3, अब देखो ये mm में है, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको क्या करूँ, मीटर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि जो मीटर होता है वो एक सुटेबल यूनिट है, ठीक है। तो उसमें मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर क्या होता है बताओ, -3 मीटर, यही हो गया, ठीक है। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4 मीटर। समझ में आया कि नहीं, ये इसको मैंने उठा के यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे -1 आया, तो -1 यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, डाया हो गया, किसका डाया हो गया, इस वायर का डाया हो गया, ओके। आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। हाँ, अब देखो हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। क्या होता है रेजिस्टिविटी, मैंने आपको बताया था जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो फॉर्मूले में मैंने जब आपको फॉर्मूला लिख के बताया था, तो फॉर्मूले में क्या लिखा था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल सर यही पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, और यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इस रो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही तो कह रहे हैं ना कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरे को जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, ये चीज़ें उठा के इसमें डालूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको कैसे करूंगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, एक मीटर को यहाँ पे अगर मैं रो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बताओ, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो R का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो R इंटू ए अपॉन एल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हो गया रो इज इक्वल टू सॉरी RA अपॉन एल, ठीक है। अब देखो R की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पे कितना दिया गया R की वैल्यू, R की वैल्यू सर 26 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 26 कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो ए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चा, ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये। अब कोई वायर है मान लो ऐसे, ठीक है, तो आपको पता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। पूरे का पूरा क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ R जो है वो रेडियस है, ठीक है। R क्या है, रेडियस है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता पाई इंटू, अब देखो यहाँ पे जो बच्चा D है वो क्या है,
डी क्या है, डायमीटर है, और जबकि आर रेडियस है, तो आर की जगह मैं 2r लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो 2r का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 2 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं, बताओ आगे, अब बताओ क्या कर सकता हूं, और कुछ कोई तरीका जो आपको पता हो, बताओ 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 बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो r की जगह मैंने 2r प्लेस किया, क्या सच में ये सही है? अच्छा आप मेरे को बताओ r और d में क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है? r और d में क्या रिलेशन होता है? सर d बराबर होता है, d बराबर सर कितना होता है, 2r होता है, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा बच्चा, d/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकली, d/2 निकली। तो यहाँ पे मैं r प्लेस ना करके यहाँ पे क्या प्लेस करूंगा, एक मिनट में इसको मिटाता हूं, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ r की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चा, पाई इंटू d/2 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आता है? ठीक है सर आता है, ओके। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे को मिल गई, ठीक है। r की वैल्यू मेरे को पता है कितना, 26 ओम, और l की वैल्यू भी मेरे को 1 मीटर पता है। तो क्या मैं यहाँ से ओम रो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये करा था, ठीक है। तो r की वैल्यू 26 ओम हो गई, a की वैल्यू कितनी है बताओ? अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाई, हाँ ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, यही कर सकता हूँ, ठीक है। अपॉन एल कितना है बच्चा, 1 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कन्नम 2, 2 3 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया 13 पाई डी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रो की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप करना बहुत आसान है। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, और डी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है ये देखो, 3 × 10⁻⁻⁴ दी गई है, ठीक है। और फिर डिवाइड बाई 2 आप कर दोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग करना खुद। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। ये आंसर आएगा बच्चा 1.84 गुणे 10⁻⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है, -6 ओम मीटर, ठीक है। क्लासेस छोटी है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता। तो यहाँ पे क्या है, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर किसका आ गया बताओ, रेजिस्टिविटी। बच्चा ये जो धातु था ना, जो धातु हमने इस्तेमाल किया था उसका ये रेजिस्टिविटी है। अब देखो इसको देखने के बाद आपको क्या पता चलता है, ये कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, बताओ। मतलब ये कैसा मटेरियल हो सकता है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है या नहीं फ्लो हो सकता है, बताओ। सर ये तो इसका जो रेजिस्टिविटी है वो सर बहुत कम है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रेजिस्टेंस था, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम एकदम डीप इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रतिरोध होता है बच्चा ना, उसको हम जब किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो हम उसको 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में, सीरीज का क्या मतलब होता है, लाइन से, ठीक है। सीरीज का मतलब लाइन से, ठीक है। एक मैं मेरे आगे फिर मेरे आगे फिर, ये सीरीज होता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये सीरीज में है, देखो पहले ये रेजिस्टर है, उसके बाद ये है, फिर ये है, मतलब एक लाइन से है ये, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो आप इसको सही करना, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखो समानांतर में संयोजित प्रतिरोधक। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस पूरे परिपथ को नोटिस करो तो देखो इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज हुए बच्चा ये पैरेलल यूज हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, सीरीज में यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है हम उसको 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में, ओके, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टर इन सीरीज, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बच्चा इसको, अब ये हमारा कल का टॉपिक है, ठीक है। तो कल हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को क्या करो, रिवाइज करो, अच्छे से करो, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बन जाएंगे इस तरीके से, और आपके रेफरेंस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो करो बढ़िया से, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। ओके गुड बाय बच्चा, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और खुश रहो।